बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज आशिक जुबैर कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट हाजिर है। खुशकिस्मती से आधे घंटे की शदीद मेहनत के बाद मैंने वो मोती हासिल कर लिया था। अब मैंने आग जलाई ही थी तो वहाँ एक औरत आ गई। अजीब से हुलिये में वो औरत थी। लंबे से कुर्ते पर भूतों और चुड़ैलों की तस्वीरें बनी हुई थी। इसके गले में माला थी। इसके साथ जंजीरों में बंधी एक जवान साला लड़की थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी नजरें इस पर टिक सी गई थी। मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे मैं इससे प्यार कर बैठा हूँ। वो जादूगरनी नुमा औरत बोली, तुझे काली माता की सौगंध, मुझे मत मारना। वो चिल्लाती रही, लेकिन मैंने वो मोती आग में फेंक दिया। वो जलने लगी और फिर धुआं बनकर गायब हो गई। जो साथ में लड़की थी वो यकीनन अलमास थी। यकूत वहाँ आ गया और मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। वो बोलता जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहूँ। अपने दोस्त के प्यार को बचाया था और अब इसके प्यार पर ही मर मिटा था। उफ, अब मुझे समझ आया कि प्यार क्या होता है। जब प्यार होता है तो दिल पर हल्का हल्का दर्द होता है, लेकिन ये दर्द नागवार नहीं लगता बल्कि एक सुरूर देता है। एक सनसनीखेज और डरावनी कहानी। नाजरीन, इस कहानी की तफसील जानने के लिए आखिर तक मेरे साथ रहिए। शांतिपुर अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत गांव है। मैं यहाँ अपने कजन की शादी पर आया था और खूब एंजॉय कर रहा था। अपने कजन असद से मेरी काफी हद तक फ्रेंडशिप हो गई थी। मैं शादी में एक बात नोट करता रहा कि एक लड़की बार बार मेरी तरफ देख रही थी। वैसे ये मेरे लिए नई बात नहीं थी। मैं इतना खूबसूरत था कि शहर में हर लड़की मेरी तरफ देखती थी, लेकिन इस लड़की की नजरों में मुझे कुछ नजर आता था। मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे वो मुझसे प्यार कर बैठी हो। और बारात वाले दिन इस हसीना ने मुझे एक लेटर दिया। मुझसे भी सब्र ना हो सका और छत पर जाकर वो लेटर खोला। एक गजल तहरीर थी। कुछ पूछकर तो देखो जाने वफा, हमसे अपनी यादों का आलम, सारी सारी रात सितारों से तेरा जिक्र किया करते हैं। तेरी सोचों में शायद हमारा गुमान ना हो और हम हैं कि अपनी हर सांस की इब्तिदा तेरे नाम से किया करते हैं। फकत आपकी दीवानी नीलम। गजल क्या थी, खुल्लम खुल्ला इजहार मोहब्बत था, लेकिन मैंने कोई खास तवज्जो न दी क्योंकि इस वक्त मेरे लिए प्यार व मोहब्बत व इश्क बकवास और फ्लर्ट था। ना जानता था कि उस वक्त प्यार क्या है, कितना खूबसूरत और लतीफ जज्बा है। सो मैंने गजल का वो सफा फाड़कर फेंक दिया और छत से नीचे आ गया। रात आने वाली थी। खाला ने मुझसे कहा, छत पर फूलों की पत्तियों के टोकरे उठा लाओ। मैं ऊपर सीढ़ियों पर से जा रहा था कि मुझे सामने से नीलम आती हुई दिखाई थी। इसकी नीली आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी और इसके रेशमी और नाजुक से हाथ में इस कागज के टुकड़े थे। बिलाशुबा इसके रोने की वजह मैं था, लेकिन मैं इसको चुप करवाकर या इससे हमदर्दी जताकर अपने लिए इसके जज्बों को मजीद बढ़ावा नहीं दे सकता था। इसलिए मैं तेजी से इसके पास से गुजर गया। अभी मैंने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि इसकी आवाज सुनाई दी, आसफ, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपसे मोहब्बत की थी और आपने मेरी मोहब्बत को इस तरह पामाल कर दिया। फिर किस चीज की कमी है मुझ में? मेरी सहेलियां तो मुझे कहती हैं कि नीलम तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तो आसफ जी आपने मेरी मोहब्बत को क्यों ठुकरा दिया? देखो नीलम, ये सिर्फ तुम्हारा वक्ती जज्बा है। मैं छत से टोकरे लेने चला गया। वापिस आया तो वो हसीना वहाँ नहीं थी। मेरे दिल में एक हुक सी उठी। इस पे मोहब्बत नहीं हमदर्दी थी। बारात आ गई और दुल्हन लेकर चली गई। रात को जब मैं थका हारा अपने कमरे में इंटर हुआ जो खाला ने स्पेशल मेरे लिए सेट किया था, वहाँ पर सलीम हाथ में एक कागज पकड़े खड़ा था। वो लेटर नीलम ने मेरे लिए तहरीर किया है और इस कागज को सलीम के हाथों में देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा। सलीम बहुत ही शरीर लड़का था और अगर वो खत पढ़ लेता तो पूरे खानदान में नीलम की बदनामी हो जाती, जो मैं नहीं चाहता था। सलीम, ये कागज मुझे दे दो, मैंने इससे कहा। सलीम हैरत से बोला, भैया आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बकवास मत करो और ये कागज मुझे दे दो। मैं दहाड़ा। सलीम ने कागज तो मुझे दे दिया,
लेकिन मेरी आवाज से 3-4 औरतें जो इधर आ रही थी फौरन आ गई। औरतों में 2 को तो मैं जानता नहीं था, लेकिन इनमें एक नीलम और एक खाला जान थी। क्या हुआ आसिफ बेटा? कुछ नहीं, मैंने कहा। मैंने मसनूई मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली। सबके जाने के बाद मैंने कागज खोलकर देखा तो लिखा हुआ था, मौसम हिजर में बारिश का बरसना कैसा, एक सहरा से समंदर का गुजरना कैसा। बिला शुबा नीलम को शायरी बहुत ही पसंद थी। इसने इजहार मोहब्बत भी शायरी में किया था और अपने टूटे हुए दिल को भी शायरी में ही बयान कर दिया। मैंने वो कागज अपने तकिए के नीचे रखा और छत पर आ गया। ये गर्मियों का मौसम था और चांदनी रात थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। छत की दीवारें बहुत छोटी थी, इसलिए सामने का मंजर भी नजर आ रहा था। सामने खेत में सरसों के फूल लहरा रहे थे और चांदनी के समंदर में नहाए हुए थे। वाह मेरे मौला, तूने कैसे कैसे नजारे तहलीक किए हैं। हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर है और मैं भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। मेरे दिल में रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का समंदर अमड़ आया। वाकई खुदा अपने बंदों पर कितना मेहरबान है और इसके बंदे कितने नाशुक्रे हैं। मैं सामने का खूबसूरत मंजर देखते देखते जैसे ही पलटा, मेरी टक्कर किसी अनजाने वजूद से हो गई और मैं गिरने ही वाला था कि किसी नदीदा वजूद ने मुझे पकड़ लिया। मैं माजरत चाहता हूँ, नौजवान इस अनजान शख्स ने कहा। मैं बहुत डर महसूस कर रहा था। कौन हो और मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने इससे पूछा। अच्छा, छत पर कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और आवाज आना बंद हो गई। मैं नजरें सीढ़ियों पर जमाए हुए था। थोड़ी देर पहले जो वाकया मेरे साथ पेश आया था उसने मेरे असाब को बोझल कर दिया था। छत पर नीलम आई थी। सुर्ख हुई आंखें, उदास चेहरा और उलझे हुए बाल इसकी हालत जार की गवाही दे रहे थे। मेरे दिल में दर्द की एक लहर सी उठी। मैं एक हंसती हुई लड़की के दुख की वजह बना था। कॉलेज में कई लड़कियां मुझ पर फिदा है, मगर किसी का भी ये हाल न था। नीलम का इश्क वाकई सच्चा था, इस बात का अंदाजा मुझे अब हो चुका था, मगर मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी के सिवा कुछ भी न था। और हमदर्दी की वजह से मैं किसी लड़की को अपनाकर इसकी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता था। इसलिए मैंने नीलम को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था कि कहीं वो मुस्तकबिल के सुहाने सपने अपनी आंखों में ना सजा ले। नीलम, आप छत पर क्यों आई हैं? इश्क करके रातों की नींदें उड़ जाती हैं, इसलिए ऊपर आ गई। सॉरी नीलम, बट ये सिर्फ तुम्हारा वक्ती जज्बा है। जल्द ही तुम मुझे भूल जाओगी। मैं आपसे तुम पर आ गया। नहीं आसफ नहीं, ये वक्ती जज्बा नहीं है, ये तो प्यार है और प्यार कभी मरता नहीं है। मेरे जिंदा रहने के लिए अब क्या जवाब बचा है? आसिफ, मैं मर जाना चाहती हूँ। नीलम की बातों की तरह इसके लहजे में भी मलाल था। ऐसा मत कहो नीलम, जिंदगी एक इंसान पर खत्म नहीं होती। मैंने कहा और नीचे उतरकर अपने कमरे में आ गया। मेरे दिल में जब कोई नहीं था तो फिर मैं नीलम को इनकार करके क्यों इस बेचारी को तकलीफ दे रहा था? मेरा दिल मेरे बस में नहीं था और ना जाने क्यों मैं चाहकर भी नीलम से मोहब्बत नहीं कर पा रहा था। मेरा आइडियल और मेरे सपनों की रानी अभी मेरी लाइफ में नहीं आई थी और मैंने एक फैसला कर लिया था, और वो फैसला ये था कि नीलम से अपने रवैये की माफी मांगूंगा। ये झूठ बोल दूंगा कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। बेशक मुनाफिकत थी, लेकिन इसके होंठों पर मेरी वजह से हंसी आती, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बस मैं ये पुख्ता इरादा करके सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो 8:30 बज रहे थे। मैंने जल्दी से हाथ मुंह धोकर खुद को फ्रेश किया और बाहर आ गया। खाला जान ने मुझे नाश्ता दिया और मैं नाश्ता करने के बाद करीबी जंगल में आ गया। ये बहुत ही घना और बड़ा जंगल था और यहाँ पर हरन, शेर और गुलहरियाँ बड़ी मकदार में पाई जाती थी। लेकिन मैं यहाँ पर शिकार करने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ सिर्फ सैर करने के लिए आया हुआ था। अभी मैं जंगल के वस्त में ही पहुंचा था कि एक आवाज सुनाई थी, आसिफ मुझे भूल गए हो। आवाज सुनकर मुझे रात वाला पुर असरार वाकया याद आ गया।
कौन हो तुम और मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? मैंने इससे दोबारा पूछा। मैं एक जिनज़ादा हूँ, कल हमारी टक्कर छत पर हुई थी, गलती मेरी थी, इसलिए मैं तुमसे माजरत करने के लिए आया हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले तुम सामने आ जाओ। ना जाने क्यों मुझे अब डर महसूस नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि मेरे सामने एक हसीनो जमील शहजादा लड़का खड़ा था। इसने फिरोजी कलर की पोशाक नुमा ड्रेस पहन रखी थी। इसके सर पर ताज था जिसमें यकूत, फिरोजा और हीरे बहुत महारत से लगाए गए थे। इसका जिस्म तवाना और बाजुओं की मछलियां उभरी हुई थी। इसके गोरे गोरे रंग पर हल्की हल्की दाढ़ी और मूछें बहुत प्यारी लग रही थी। 6.5 फुट कद और चौड़े सीने के साथ वो कोई पहाड़ लगता था। बिला शुबा ये कई औरतों का आइडियल हो सकता था। बोलने की इब्तिदा इसने की। मेरा नाम यकूत है और मैं कौम जन्नात से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन हम शर्पसंद जन्नात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। ना जाने क्यों अब मुझे डर महसूस नहीं हो रहा था। मैंने कहा, कल रात को तुम छत पर क्या कर रहे थे? जबकि मैंने सुन रखा है कि अमन पसंद जन्नात इंसानी बस्तियों में नहीं जाते। यकूत बोला, तुमने दुरुस्त सुन रखा है। दरअसल हमारे कबीले का जो सरदार है वो बहुत ही ज्यादा नेक इंसान है, और मैं चांदनी रातों की एक रात को बस्ती में आता हूँ, और मैं कल आया था कि ना जाने क्यों मैं नहीं चाहता था कि यकूत यहाँ से जाए, लेकिन वो चला गया। भला जाने वाले को कौन रोक सकता है? यकूत भी चला गया और मैं अफसुर्दा घर की वापसी के लिए रवा दवा हो गया। 3 दिन गुजर चुके थे और मैं नीलम से झूठा इजहार मोहब्बत भी कर चुका था। नीलम बहुत ही खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैंने इससे झूठ कहा है। इसकी मुस्कुराहट इतनी दिल नशीन थी, हम इसको प्यार समझ बैठे। बाद में मालूम हुआ कि मुस्कुराना तो उसकी आदत थी, लेकिन नीलम खुश थी और मुझे इसकी खुशी से मतलब था। मेरे दिल में इसके लिए प्यार न था, लेकिन इंसानियत तो थी, और ये इंसानियत का तकाजा है कि बंदे को अगले इंसान की खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मैं 2 माह के लिए गांव में ही था, क्योंकि गर्मियों का मौसम था और कॉलेज से छुट्टियां थी। मैं इस वक्त गांव की गलियों में किसी बंजारे की तरह घूम रहा था और मेरी सोचों की गाड़ी फुल स्पीड से भाग रही थी। मेरी सोचों का महवर यकूत था। ना जाने क्यों हमेशा इसे अपने आस पास रखने का दिल चाह रहा था, और इसी वक्त किसी से मेरी टक्कर हुई। मैं गिर तो गया, मगर मुझे इतनी चोट नहीं आई। मैंने उठकर सामने वाले को देखा। देखने में तो वो मुझे कोई पागल फकीर लगा। इसने शौक सबस रंग का पैरों तक चुग्गा पहन रखा था, जिसमें जगह जगह टिकियां और छेद लगे हुए थे, और साथ ही एक मोटी सी डोरी पड़ी हुई थी, जिसके साथ इसने एक धागे को मुंसलिक किया हुआ, और इस धागे से एक कटोरा बंधा हुआ था। अरे बालिक, तुम्हें वो जिनज़ादा यकूत याद आ रहा है? उस बुढ़े ने कहा तो मुझे हैरत हुई। बाबा, तुम्हें कैसे पता चला? बुढ़ा अपनी मनूस आवाज में बोला, मेरा नाम देव सिंह है और ये सारी जिंदगी जीवन शक्तियाँ हासिल करते करते बिता दी। यकूत को अपना कैदी बनाना चाहता है? हाँ बाबा, मैं इस जिनज़ादे को अपना कैदी बनाना चाहता हूँ। हाँ तो कल अमावस की रात है, तुझे एक चिला काटना होगा 2 घंटे का। क्या मुझे चिला काटना होगा? मैं हकलाते हुए खौफजदा लहजे में बोला। हाँ, 3 घंटे के लिए किसी 100 साल पुरानी कब्र के पास बैठकर 100 साल पुरानी कब्र का सुनकर ही मुझ पर लरसा तारी हो गया। ये भला कैसे मुमकिन था? नहीं बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर वो मनहूस बुढ़ा बोला, बालिक, शुरू में हर कोई इस तरह ही कहता है, लेकिन तुम खुद सोचो कि महज 3 घंटों की मेहनत से तुम इस जिनज़ादे को कैद कर सकते हो। समझा बेकरार तुम्हें सोचते रहे। कल रात बार बार तुम्हें सोचते रहे। बारिश हुई तो घर के दरीचे से लगकर हम चुपचाप सोगवार तुम्हें सोचते रहे। बारिश बरस रही थी, लेकिन आज मैं बारिश से लुत्फानंदोज नहीं हो सकता था, क्योंकि आज रात के ये 3 घंटे मेरे लिए बहुत भयानक थे। मैं कब्रिस्तान में आ चुका था। कब्र भी मैंने ढूंढ ली थी। मेरे पास एक छोटा सा बैग भी था। मैंने हसार बनाया
اور حصار میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد موم بتیاں سلگائی اور ان کو اپنے اطراف میں رکھ دیا اور پھر میں نے عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ آدھا گھنٹہ آرام سے گزر گیا، پھر ایک دم آندھی آ گئی۔ زوردار آندھی، درخت گرنے لگے اور قبروں کے تختے اکھڑنے لگے، بجلیاں چمکنے لگی۔ آندھی ایسی آوازیں نکال رہی تھی جیسے بدروحیں بیان کر رہی ہوں، اور پھر ایک دم سب تھم گیا اور خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ 5 منٹ ایسے ہی گزر گئے اور پھر ایک سانپ مجھے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ سبز رنگ کا وہ سانپ تھا اور اپنا پھن اٹھا کر پھنکارتا ہوا میری طرف ہی آ رہا تھا۔ خوف کے باعث میری ٹانگیں کپکپا رہی تھی۔ پھر سب ختم ہو گیا، سانپ غائب ہو گیا تھا اور کئی خوفناک واقعات کے بعد میرا عمل مکمل ہو گیا۔ یاقوت میرے قبضے میں آ چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں حیرت سے اچھل ہی پڑا۔ سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے بال اور گندی پوشاک، بے ساختہ میں اس سے پوچھ بیٹھا، یاقوت تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ یاقوت چلا اٹھا، تمہیں اس سے کیا آصف؟ تم نے تو اپنی خواہش کی تکمیل کر لی ہے، مجھے اپنے قابو میں کر لیا، تمہیں اور کیا چاہیے مجھ سے؟ اب جو تم نے مجھ سے کام لینا ہے وہ کام لو۔ ایک جن زادے کو قابو میں کر کے بہت خوش ہو گئے ہو۔ جانتے ہو آصف، تم بہت منافق انسان ہو، علم سے پیار کا ناٹک رچایا ہوا ہے۔ اس کے جذبات کو روند کر تمہیں کیا ملا؟ اور پھر میں تو پہلے ہی بکھر گیا ہوں، میری ذات ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، مجھے قابو کر کے تمہیں کیا ملا؟ اب تمہاری نفسیاتی خواہشات پوری کریں گے۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ یاقوت کو میں کیوں قابو کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اس رب کا دیا ہوا تو سب کچھ ہے میرے پاس۔ میں بے ساختہ باہر نکل آیا۔ یاقوت، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت آزاد کرتا ہوں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا واقعات رونما ہوئے اور میں تمہاری کس طرح مدد کر سکتا ہوں۔ اس کے والد محترم شہنشاہ جنات یعنی اپنے مسلمان قبیلے کے سردار کے ایک درینہ رفیق تھے اور قبیلے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش رہتے تھے۔ اس قبیلے کے ایک طاقتور جن کی بیٹی الماس کو یاقوت سے اور یاقوت کو الماس سے عشق ہو گیا۔ ان کا عشق بہت ہی پاکیزہ تھا۔ گر یاقوت بہت طاقتور اور اپنے قبیلے کا خوبصورت جن زادہ تھا تو الماس بھی پریوں کی رانی تھی۔ اس کا نازک سا ریشمی سراپا، خوبصورت چہرہ اور کالی گٹاؤں جیسی ناگن زلفیں جب اس کے چہرے پر پڑتی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ 14ویں کے چاند کو سیاہ بادلوں نے گھیرا ہوا ہو۔ ان کی محبت کی خبر ان کے والدین کو ہو گئی۔ یاقوت اور الماس کی شادی ہونے والی تھی اور ان کے پیار میں قبیلے کا کوئی فرد رکاوٹ نہ پیدا کر سکا، اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہندو جادوگرنی ان کی لو سٹوری میں ویلن کی طرح ٹپک پڑی۔ ناکشی اور سناکشی بہنیں تھی اور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ کا باپ ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ پر تعینات تھا، جبکہ ماں سریتا ایک ہاؤس وائف تھی۔ سناکشی کی سرگرمیاں شروع سے ہی مشکوک تھی۔ وہ خوفناک کہانیوں کی دیوانی تھی، ایسی کہانیاں جن میں اسیب، بھوت، جن زادہ، بدرو اور قدیم زمانے کے انسانوں وغیرہ پر مشتمل ہو۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور یہ گزرتا جا رہا تھا۔ سناکشی کا شدت سے دل چاہنے لگا وہ بھی ان کرداروں میں ڈل جائے، اور عجیب بات یہ تھی بچپن سے ہی سناکشی کو منفی کردار زیادہ پسند تھے، اور پھر ایک روز وہ بھی ان کرداروں میں ڈل گئی۔ وہ بک شاپ پر گئی اور سفلی عملیات والی ایک کتاب لے کر آئی۔ کتاب میں جتنے بھی عملیات تھے سناکشی نے 2 ماہ کے اندر اس پر عبور حاصل کیا، اور پھر انہی عملیات کی وجہ سے وہ مزید سفلی عمل سیکھتی چلی گئی۔ وہ اب کالے علم کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس نے مختلف جناتی بستیوں کے دورے کیے اور پھر بالآخر اس نے ایک جن کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ سناکشی اپنے علم کی بدولت یہ جان گئی کہ یاقوت الماس سے پیار کرتا ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سناکشی جو چیز چاہتی تھی وہ حاصل کر کے رہتی تھی۔ اس نے شکتیاں حاصل کرنے کے لیے اپنا خاندان بلی چڑھا دیا، لیکن اب بات شکتیوں کی نہیں
बल्कि इसके प्यार की थी। और प्यार में बंदा हर हद से गुजर जाता है, वो भी गुजर गई थी। इसने जिन साधी अलमास को आग की अनदेखी जंजीरों में जकड़ लिया, और जब ये बात यकूत को पता चली तो वो टूटकर बिखर गया। और फिर यकूत के दोस्त आसफ ने इसे अपना गुलाम बना लिया। यकूत अपनी दास्तान हयात मेरे गोशे गुजर कर चुका था और मैं यकूत को आजाद भी कर चुका था। यकूत मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर यकूत तकरीबन रो दिया और बोला, आसिफ तुम सिर्फ मेरे लिए इतना कर दो, मुझे मेरी अलमास वापस दिला दो। मैं तुम्हें अलमास वापस किस तरह दिला सकता हूँ यकूत? मैं बेबसी से बोला, सोनाक्षी ने मुझसे राब्ता किया है और इस मनूस जादूगरनी ने ये कहा कि मैं अलमास को उसी सूरत में जिंदा रखूंगी जब तुम मेरे हो जाओगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी जाने तमन्ना सिर्फ और सिर्फ अलमास है और इससे बेवफाई करना मैं तस्वर में भी सोचना नहीं चाहता। मैंने उम्मीद भरे लहजे में कहा, फिर कोई ना कोई हल तो होगा। एक हल है, यकूत बोला। क्या मेरे लबों से बेसाख्ता निकला? ना जाने क्यों यकूत को इस हालत में देखकर मेरा दिल तड़प रहा था। शायद मुझे इससे एक लगाव सा हो गया था। वो मुझे देखता हुआ बोला, हाल ये है कि तुम्हें मगरब की जानब जाना होगा। वहाँ एक दरिया है जिसमें सबज पानी बहता है। इस सबज पानी के अंदर एक लाल रंग का मोती है। उस मोती को तुमने हासिल करना होगा और हासिल करके इसको जला देना होगा। फिर सोनाक्षी मर जाएगी और अलमास मुझे वापस मिल जाएगी। मैंने यकूत के साथ हामी भर ली। मौला ने मुझको चाहतों की सल्तनत दी है, मगर पहली मोहब्बत का खसारा साथ रहता है। सफर में ऐन मुमकिन है कि मैं खुद को छोड़ दूं, लेकिन दुआएं करने वालों का सहारा रहता है। मैं दरिया के किनारे खड़ा था और बहुत मुश्किलात सहकर यहाँ आया था। इनका जिक्र यहाँ करना फजूल होगा और आपका कीमती वक्त जाया करने के बराबर होगा। मैं सोच ही रहा था कि अंदर डुबकी लगाऊं और फिर इस सोच को मैंने अमली जामा पहना दिया। खुश किस्मती से आधे घंटे की शदीद मेहनत के बाद मैंने वो मोती हासिल कर लिया था। अब मैंने आग जलाई ही थी तो वहाँ एक औरत आ गई। अजीब से हुलिये में वो औरत थी। लंबे से कुर्ते पर भूतों और चुड़ैलों की तस्वीरें बनी हुई थी। गले में उसके माला थी। इसके साथ जंजीरों में बंदी एक जवान साला लड़की थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी नजरें इस पर टिक सी गई थी। मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे मैं इससे प्यार कर बैठा हूँ। जादूगरनी नुमा औरत बोली, तुझे काली माता की सौगंध, मुझे मत मारना। वो चिल्लाती रही, लेकिन मैंने वो मोती आग में फेंक दिया। वो जलने लगी और फिर धुआं बनकर गायब हो गई। जो साथ में लड़की थी वो यकीनन अलमास थी। यकूत वहाँ आ गया और मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। वो बोलता जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहूँ। अपने दोस्त के प्यार को बचाया था और अब इसके प्यार पर ही मर मिटा था। उफ, अब मुझे समझ आया कि प्यार क्या होता है। जब प्यार होता है तो दिल पर हल्का हल्का दर्द होता है, लेकिन ये दर्द नागवार नहीं लगता बल्कि एक सुरूर देता है। यकूत, तुम अलमास को लेकर अपनी दुनिया में चले जाओ। आसफ, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। यकूत, मैंने जो तुम्हारी मदद की है उस मदद के वास्ते तुम चले जाओ और लौटकर मत आना। प्लीज, तुम्हें अलमास की कसम मुझसे कुछ मत पूछना। 3 साल गुजर चुके हैं। नीलम मेरे 2 बच्चों की माँ है। अब मैं एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहा हूँ। यकूत 3 साल में कभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, लेकिन मेरे दिल में एक लाहासिल सी तमन्ना है, अलमास को पाने की तमन्ना। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यकूत और अलमास एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मैंने 3 साल से कोई कोशिश नहीं की और नीलम के साथ खुश रहने की कामयाब कोशिश कर रहा हूँ। वो मुझसे पहले की तरह बहुत ही प्यार करती है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती है। वाकई इसके दिल में मेरे लिए सच्ची मोहब्बत थी जो मैं 3 साल से देख रहा हूँ। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ बाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।